हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सबके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभी तक आप लोगों को YouTube पे केवल इंग्लिश वर्जन मिलता था, लेकिन अब आपको सारे वीडियोस स्टडी विद शारदा के चैनल पे हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के बीच में। चैप्टर का नाम रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए आज की क्लास। तो बच्चों देखो, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहला टर्म यही आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी कि जब दो लोग मिलते हैं ना, तो आपस में अभिक्रिया होती है। अब आप कुछ और मत समझना कि दो लोग मिलेंगे तो अभिक्रिया होगी। यहाँ एलिमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ सब्सटेंस की बात हो रही है, जिन्हें अभिकारक कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और ये संयोजित होकर, संयोजित होने का मतलब होता है आपस में मिलकर, मिलकर क्या करते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। और इस नए पदार्थ को कहते हैं बच्चा उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो इसे ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जनरली क्या है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब? क्या है कि अभिकारक, यानी कि जो अभिकारक होते हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल, अभिकारक का उत्पाद के रूप में बदल जाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब आपको देखो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, और ये कार्बन प्यारे प्यारे ऑक्सीजन के साथ मिला और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नया बना, तो इसे हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे बच्चों? उत्पाद कहेंगे। और अभिकारक क्या क्या होंगे? तो अभिकारक होंगे कार्बन और ऑक्सीजन। अभिकारक होंगे आपको कार्बन और ऑक्सीजन। अब आपको नीचे ये बात लिख के हमने बताया है कि अभिकारक किसे कहते हैं? पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो जो पदार्थ जाके रासायनिक अभिक्रिया करेंगे उसे अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ जो बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। तो दो चीजें आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में मिले। हाइड्रोजन जाके मुलाकात की किससे? ऑक्सीजन से, और क्या बना दिया? पानी, यानी H2O। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से हुए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अभिकारक हुए सर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो है हमारे हो गए अभिकारक। और हमारे उत्पाद क्या हुए? तो उत्पाद हो गया जल। वाटर जो है हमारा, जो जल है, वो हमारा हो गया उत्पाद। तो आई होप कि आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया क्या है क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगले स्लाइड में बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। क्या है रासायनिक समीकरण? अब मेरे बच्चों समझिए कि जो अभिक्रिया होती है, अब जो अभिक्रिया होती है उसको आप सिंबल्स के फॉर्म में लिख दो, संकेत के फॉर्म में लिख दो। सर संकेत क्या है? हमारे गांव में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था संकेत। तो मैं अब ये नहीं कि आपको डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिंबल, सिंबल मतलब संकेत, यानी कि जैसे कि CH4 2O2, इसकी बात हो रही है बच्चा। किसकी बात हो रही है? CH4 और ऑक्सीजन की बात हो रही है। क्लियर है? देखो, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण है। एग्जैक्टली सांकेतिक निरूपण का मतलब होता है कि सिंबल। क्या होता है बच्चा? सिंबल, यानी केमिकल इक्वेशन को सिंबल यानी सांकेतिक निरूपण देना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो आप आगे बोलते हो कि भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो अब इसको बोलने में तो टाइम लग गया, तो आप क्या लिखोगे? Mg+O2 MgO,
बहुत सिंपल लिख दोगे कि भाई जी Mg ने किसके साथ अभिक्रिया कर लिया है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिया, Mg, सॉरी बेटा, MgO। अब ये अभिक्रिया को आपने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे जब मीथेन, अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इसे बोलते हैं मीथेन, इसे बोलते हैं मीथेन, CH4। इसको हमने ऑक्सीजन में जलती जलाया, ऑक्सीजन ने क्या किया, जला दिया, तो क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी तब बना CO2 और पानी, और तब बना H2O। यहाँ आपको सिंबल्स आपको दिखने को मिल रहे हैं, ये CH4 और ये ऑक्सीजन, क्या बनाया भाई, ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनाया वाटर। क्लियर है। अब इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, इन पूरे सिंबल्स को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रासायनिक समीकरण, इन्हें बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया को एक सांकेतिक रूप दे देना, किसी अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में लिख देना, कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण में ये जो दो प्यारे गुल्लू मुल्लू है, ये है हमारे अभिकारक, ये हमारे क्या है, अभिकारक, जो अभिक्रिया करने के लिए गए, जिनका मन था कि हम अभिक्रिया करेंगे, वो अभिकारक। और जो ये दो नए पदार्थ बने, उनका नाम हुआ उत्पाद। यानी अभिक्रिया करते समय हमेशा हमारे पास जो सबसे पहले होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो बाद में बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और किसी समीकरण को, किसी भी समीकरण को एक सांकेतिक निरूपण देना, रिपीट करता हूं बेटा, सांकेतिक निरूपण देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो दो चीजें आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों, पहले स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कैसे करेंगे। अब मान लो अभिक्रिया हो गया, आपस में ये मिल चुके, तो मिलने के बाद तो कुछ परिवर्तन दिखेगा। अब आप गए किसी से मिलने और मिलकर आए और आपके चेहरे का स्माइल बता देगा कि आप किसी न किसी से मिलकर आ रहे हो, किसी न किसी से मिलके आ रहे हो, वो चेहरे की स्माइल बता देगी। उसी तरह बेटा रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो कुछ चीजें बदल जाती है, कुछ नया बनता है। क्या क्या चीजें बदलती हैं उनको हमने अवलोकन यानी आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया और अभी आपको बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले होता है अवस्था में परिवर्तन, यानी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। पदार्थ की, ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लो। ये जितने मेरे बच्चे CBSE 2026 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, या उसके बाद भी जो मेरे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखना बेटा, हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट आपको मिल तो रहा है, लेकिन आप इससे ना स्टार लगा लगा के ना अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से नोट्स बना लो। इसलिए कि क्वेश्चन जहां से आएंगे वहां मैं आपको बताते चलूंगा। क्या क्या आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के अवलोकन बताएं, क्या क्या आप होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या क्या होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है। पहला आता है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि अभिकारक से जब उत्पाद बनता है ना, तो उसका अवस्था बदल जाता है। जैसे कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है बेटा, गैस है सर, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और जब हाइड्रोजन की मुलाकात ऑक्सीजन से होती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्रपोज करता है, मिलते हैं, मिलने के बाद ये पानी पानी हो जाते हैं और ये बनाते हैं द्रव। क्या बनाते हैं बेटा, द्रव, यानी लिक्विड बना देते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि अवस्था बदल रहा है, तो गैस मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, और क्या बना रहे हैं, द्रव बना रहे हैं भाई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है गैस का निकास, विकास नहीं निकास, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, गैस का निकास होता है। निकास का मतलब बाहर निकलना। इससे क्या होता है बेटा, गैस बाहर निकलते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो गैसें बाहर निकलती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कि एक कॉर्क लगा दिया गया है, ग्लास का ट्यूब है, कॉनिकल फ्लैक्स है कोन की तरह, इसके अंदर डिल्यूट H2SO4 डाला गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, डिल्यूट मतलब पानी वाला H2SO4 डाला गया है, और इसके अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब कि जिंक के छोटे छोटे चूर्ण डाल दिए। H2SO4 के अंदर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। अब आप देखोगे कि रिएक्शन जब होगा तो ये जिंक जाके इसके SO4 को चुरा ले जाऊंगा
मतलब उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखते रह जाएंगी सखिया तुम्हारी। क्यों? क्योंकि SO4 अब किसके साथ जाएगा? जिंक के साथ। SO4 जाएगा जिंक के साथ, और हाइड्रोजन बेचारा चुपचाप क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन यानी निकास हो जाएगा हाइड्रोजन का। इस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। फिर से देखो, दूसरा परिवर्तन क्या दिखता है कि अगर अभिक्रिया होती है तो कुछ गैसें बाहर निकलती हैं। जैसे H2SO4 के अंदर जब जिंक डाला जाता है, जिंक के छोटे छोटे चूर्ण डाले जाते हैं, कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन। पेपर में डिट्टो क्वेश्चन आएगा बेटा, डिट्टो कॉपी पेस्ट, कि क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक की चूर्ण डाली जाती है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। इसको मैं बना देता हूं। क्या होता है जब, क्या होता है जब H2SO4 में जेडन के टुकड़े डाले जाते हैं? क्योंकि जेडन हाईली रिएक्टिव होता है, अधिक सक्रिय तत्व होता है। अधिक सक्रिय तत्व मतलब कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव, जल्दी किसी से मिल जाएगा। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई लोग होते हैं, जैसे किसी से जाके मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो हाय कैसे हो आप, आपने खाना खाया, यू आर लुकिंग सो गुड, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, और वो इंप्रेस कर देते हैं सामने वाले को। तो सामने वाला बोलता है कि ये बंदा बड़ा जेन्युइन है, ये बंदा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, उनकी बात, उनकी मतलब वो किसी से मिलने की कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा जिंक है ना, ये जिंक जब जाएगा H2SO4 से मिलेगा, बोलेगा H2SO4 से कि आप कितने अच्छे हो, यू आर लुकिंग सो गुड सो प्रीटी। अब SO4 बोलेगा कि ये ज्यादा केयरिंग है। जिंक जो है वो ज्यादा केयरिंग है हाइड्रोजन से। SO4 चला जाएगा जिंक के साथ, और हाइड्रोजन बेचारा चुपचाप बाहर निकल जाएगा। और किस गैस का निकास होगा? तो हाइड्रोजन गैस का निकास होगा। पहला पॉइंट बताओ कौन सा था? पहला था अवस्था में परिवर्तन, और दूसरा था गैस का निकास। क्लियर हो गया होगा। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड आता है रंग में परिवर्तन। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग भी बदल जाते हैं। रंग बदल जाते हैं भाई, रंग बदल जाते हैं। रंग कैसे बदलते हैं? जैसे कि अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं, कैसा होता है? नीले रंग का कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। इसके अंदर जब हम लोहे को डालते हैं, लोहे की ब्लेड डाल दो, यहाँ आप देख रहे हो कॉपर सल्फेट का रंग आपको दिख रहा है, ये नीला रंग आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट का। अब ये देखो, ये ब्लेड है, ये क्या है बेटा? ब्लेड है। इसके अंदर जब हमने ब्लेड को डाला, कॉपर सल्फेट के अंदर जब हमने ब्लेड को डाला, तो इसका रंग कैसा हो गया भाई? तो इसका रंग हो गया हरापन, यानी हरा हो गया इसका रंग। कैसा हो गया सर? हरा हो गया। एक अभिक्रिया आपको देखने को मिली कि सर जब कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो उसका रंग नीले से हरा हो जाता है, और कॉपर अलग हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिरकार कॉपर का साथ SO4 ने क्यों छोड़ दिया? कॉपर का साथ SO4 ने क्यों छोड़ दिया? बिकॉज आयरन जो है, आयरन बोल रहा हूँ, आयरन यानी लोहा जो है वो ज्यादा केयरिंग है, बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा SO4 का, हाईली रिएक्टिव है, कॉपर से तो ज्यादा ही खुश रखेगा। इसीलिए SO4 चला गया आयरन के साथ, और कॉपर अकेला रह गया। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा केयरिंग है? कैसे पता चलेगा सर? आप बताओ हमें कैसे पता चलेगा? हमें अगर पता चल जाए तो हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। बेटा देख, देख, मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा अभिक्रियाशील श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिसमें उच्च अभिक्रियाशील से निम्न अभिक्रियाशील तत्वों की सीरीज होगी, जिसमें लिखा होगा सबसे ज्यादा केयरिंग कौन है, उसके बाद केयरिंग कौन है, पोटेशियम सोडियम सब लिखा होगा, सब लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इसको समझो कि जब कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट से क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट का रंग होता है हरापन, और कॉपर का तो छेप बनता है। यहां से देखो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2022 में पूछा है। क्या पूछा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर लोहे से कम अभिक्रियाशील होता है, कम कम अभिक्रियाशील
होता है, इसलिए लोहा CuSO4 से कॉपर को हटा देता है। क्यों हटा देता है? बोलता है भाई तू उतनी केयरिंग नहीं है, तो उसको खुश नहीं रह सकता, तू छोड़ दे, तू मेरे को दे दे, तू मेरे को दे दे SO4 का, SO4 को मैं खुश रखूंगा, मैं उसे पैसिफिक ले जाके मॉल में शॉपिंग कराऊंगा, उसको ले जाकर मूवी दिखाऊंगा। तो कॉपर बोलता है कि भाई मैं तो SO4 का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा। तो आयरन आता है और ऐसे SO4 को दबोचता है और अपने साथ ले जाता है, कॉपर देखता रह जाता है। ठीक उसी प्रकार देखना बेटा, अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे ना, कोई आएगा और आपके सामने उसको लेके चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूँ पढ़ लो, इसलिए बोलता हूँ पढ़ लो, नहीं तो एक दिन वो भी चली जाएगी आपके मतलब सामने से, और आप कुछ नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? इसलिए पढ़ाई कर लो। अब देख बेटा, रंग में परिवर्तन क्लियर हो गया सर। उसके बाद रंग में परिवर्तन का एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, एक और एग्जाम्पल, खूबसूरत सा एग्जाम्पल जिसपे क्वेश्चन आते हैं। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 का कलर कैसा है आप देख रहे हो? इसका कलर है नारंगी। कैसा कलर है? नारंगी, ऑरेंज। और इसके अंदर से जब हम SO2 गैस पास करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास किया जाता है, तो उसका रंग कैसा बदल जाता है बेटा? हरा हो जाता है। पहला क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का रंग आयरन सल्फेट में चेंज होते ही कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था सर? नीला था। आयरन सल्फेट का रंग कैसा हो गया सर? हरा हो गया। दूसरी बात, K2Cr2O7 जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसे रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। और जब इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास किया जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है बेटा? हरा हो जाता है। इसे भी नोट कीजिए जल्दी से। चलो, अभी हमने कौन कौन से परिवर्तन देख लिए। तो हमने पढ़ा सर अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद कुछ गैस के निकास होते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाता है, और एक चीज परिवर्तन आपको और देखने को मिलेगा जो कि है तापमान में परिवर्तन। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान भी बदल जाता है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाता है। कैसे होता है सर? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है। या तो वो एनर्जी को लेगी, कैसे एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी, नहीं तो एनर्जी को रिलीज करेगी। आओ देखते हैं कैसे। देख बेटा, एक अभिक्रिया होता है उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी को ऐसे समझने की कोशिश करना कि उष्मा बाहर निकलेगा। उष्माक्षेपी में उष्मा कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकले, ऐसे धक 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 धक, उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी में उष्मा अवशोषण होगा। उष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। यानी उसमें एलिमेंट्स उष्मा को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ 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 ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो, जैसे एग्जांपल से आपको दिख रहे हो, ये लकड़ी जल रही है तो रिलीज कर रही है हीट को, ऐसे आग निकल रहा है धक 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 धक। बेटा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन ये देखो बेटा, ऑब्जॉर्व हीट, यहाँ आपको बर्फ पिघलते हुए दिख रहा है। ये बर्फ क्यों पिघल रहा है? क्योंकि ये हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है। जब ये हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वो धीरे 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 पिघलता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, एक अभिक्रिया जो उष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त करे, जो उष्मा के रूप में, हीट के रूप में एनर्जी उसमें बाहर निकालेगा, एनर्जी बाहर निकाल रहा है। उष्मा बाहर निकालना मतलब एनर्जी बाहर निकालना। जैसे कि आप दौड़ते हो, दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो दौड़ रहे हो, और आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है क्योंकि आप थक रहे हो, एनर्जी तो आपका वेस्ट हो रहा है। अब बेटा आप गर्म हो जाते हो, बोलते हो गर्म कैसे हो गए? तो बेटा वो हीट होती है जो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलती है, या एनर्जी होती है जो हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। क्लियर बेटा? ठीक है। जैसे कि उदाहरण CH4, मीथेन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर बना, और साथ में एनर्जी क्या हो गई? बाहर निकल गई। उसी तरह बेटा आपका आता है अभिक्रिया कौन सा? उष्मा शोषी, एक अभिक्रिया जो अपने आसपास से ऊर्जा को शोषित करती है, अपने अगल बगल से सारे एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3,
कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, CaCO3 नोट कर लेना। इसे जब आप गर्मी दोगे, गर्मी मतलब कि अपने बदन से गर्मी मत देने लग जाना कि आ जाते को बदन से अपने गर्मी दे देते हैं, बट बदन की गर्मी इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए टेम्परेचर, बाहर से टेम्परेचर दो इसको, हीट दो इसे, तब ये बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक गर्म गैस है, तो CO2 और CaO बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा, उष्मा छेपी, इससे उसमें बाहर निकलता है, उष्मा शोषी उष्मा को ऑब्जॉर्व करता है। अगर कोई चीज हीट को ऑब्जॉर्व करेगा तो उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, अगर कोई चीज उष्मा को बाहर निकाल रहा है उसमें बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्लियर हो गया कि तापमान में भी परिवर्तन होता है अभिक्रिया के बाद। उसके बाद बेटा लास्ट और चौथा पॉइंट, अवक्षेप का निर्माण, यानी सबसे लास्ट में आता है कि अवक्षेप का भी निर्माण होता है। पहला क्या था? अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या हमने पढ़ा कि भैया अवस्था बदल जाता है, अवस्था यानी स्टेट बदल जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना देते हैं, गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया, यानी द्रव बन गया। और दूसरा आता है बेटा क्या आपका? रंग में परिवर्तन, की रंग बदल जाता है। रंग में आपको पढ़ा आपने आयरन सल्फेट का रंग कैसा बदल गया, K2Cr2O7 नारंगी से अपने रंग को कैसा बदल लिया आप सब SO2 गैस पास करने पर। और तीसरी बात जो हमने पढ़ी वो पढ़ी तापमान में परिवर्तन, क्या पढ़ा? टेम्परेचर भी चेंज हो गया। और सबसे चौथा जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है आपका अवक्षेप का निर्माण, यानी जब अभिक्रिया होती है तो अवक्षेप बनते हैं। अब देखो भैया क्या होता है, कुछ अभिक्रिया में जब दो द्रव को मिलाया जाता है, तो लिक्विड को मिलाया जाता है, पहला लिक्विड क्या है? PbNO3 होल्ट वाइज, यानी PbNO3 का होल्ट वाइज के साथ क्या मिला रहे हैं? Ki मिला रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो एक ठोस पदार्थ बन जाता है, जब दो द्रव को मिलाया एक ठोस पदार्थ सॉलिड, ये सॉलिड पदार्थ क्या बना भैया? PbI2। PbI2 कैसा होता है सर? ये होता है सर ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। और इसका रंग आप देख रहे हो, रंग कैसा है? तो इसका रंग पीला है। ये कैसे रंग का होता है? पीला। अगर मैं बोलूं कि अवक्षेप कैसा बना, अवक्षेप का निर्माण होता है, लेकिन अवक्षेप कैसा है? अवक्षेप पीला है, यानी पीला अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप। उससे हम अवक्षेपन अभिक्रिया भी करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अवक्षेपन अभिक्रिया। अवक्षेपन अभिक्रिया क्या है? कि जब किसी दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो वो आपस में आयन्स एक्सचेंज करते हैं और ठोस अवक्षेप बनाते हैं। अवक्षेप जरूरी नहीं है कि पीला हो, पीला न हो, यह अवक्षेप सफेद भी हो सकता है। यह अवक्षेप कैसा होगा? सफेद भी हो सकता है। सफेद अवक्षेप कौन सा होता है? BaSO4 बेरियम सल्फेट है, BaSO4 सफेद अवक्षेप। और पीला अवक्षेप कौन सा होता है? लेड आयोडाइड। क्या होता है बच्चों? लेड आयोडाइड। और क्या बनेगा फिर? के किसके साथ चला जाएगा? NO3 के साथ। के किसके साथ चला जाएगा? NO3। आप बोलोगे भैया ये तो बैलेंस ही नहीं है, ये तो बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस करने का कोई सिंपल तरीका है, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए, काम हो जाएगा, सबके सब बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है? सबके सब बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंसिंग हम आगे भी पढ़ेंगे, संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अभी आता है कि अवक्षेपन अभिक्रिया क्या है। तो बोलोगे जब हम दो या दो से अधिक द्रवों को मिलाते हैं और एक ऐसा ठोस पदार्थ बन जाता है जो कि क्या हो? एक ऐसा ठोस पदार्थ बन जाता है जो कि अवक्षेप हो, उसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप ठोस अवक्षेप बनता है,
ठोस अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो ठोस अवक्षेप होता है, सफेद होगा तो बेरियम सल्फेट, पीला होगा तो लेड आयोडाइड PbI2। क्या होगा? PbI2। इंपॉर्टेंट है, सफेद अवक्षेप कौन सा है? सफेद अवक्षेप कौन सा है? BaSO4। पीला अवक्षेप कौन सा है? PbI2। ये ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। और अगला आ गया एक नोट। नोट मतलब कि 10 और 50 का नोट की बात नहीं हो रही। अब आपने सोचा कि भाई अभिक्रिया तो कर लोगे, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद मुंह कहाँ छुपाओगे? रंग बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, तापमान बदल जाएगा, और नहीं तो नहीं अवक्षेप भी बन जाएंगे। नोट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्सर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण शामिल होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब दो अभिकारक मिलेंगे और अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का। तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक रूप, रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, कुछ अभिक्रियाएं उष्मा उत्सर्जित करती हैं, एक्सोथर्मिक यानी उत्सर्जित करती हैं, यानी उष्मा छेपी, हिंदी इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे, उष्मा छेपी। और अन्य उष्मा अवशोषित करती हैं, उसे उष्मा शोषी कहते हैं। जिसपे हमारी बात हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों को। साथ में बनने वाले नए पदार्थ भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं। सही बात है यार, जो नया बच्चा बनेगा वो जच्चा पे ही जाए जरूरी थोड़ी है। यानी बच्चा मैं बायो नहीं पढ़ा रहा, बट यहाँ पे बच्चा बोलने का मतलब उत्पाद जो है वो अभिकारक के हूबहू नहीं होगा। उसके लक्षण अलग होंगे, रंग बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, देश बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। ठीक है। अब आता है बच्चों रासायनिक समीकरण को लिखना। कैसे लिखेंगे रासायनिक समीकरण को? कैसे लिखेंगे रासायनिक समीकरण को? तो देखो, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब कि जब मैग्नीशियम का चक्कर ऑक्सीजन के साथ चल रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। जब हाइड्रोजन अपना नैन मेटक का ऑक्सीजन के साथ कर रहा था तो वाटर बन रहा था। इस बात को मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बोल रहा हूँ, अब आप सिंबल्स के फॉर्म में बोल रहे हो, इशारों में, मम्मी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे वाटर। तो ये जो सिंबलिक फॉर्म हुआ उसे हम बोलते हैं प्रतीकात्मक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण। यहाँ रासायनिक समीकरण लिख लो, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी पदार्थों के नामों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण का निरूपण, यानी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छा, ये वर्ड थोड़ा हिंदी में अजीब लग रहा है, फिर से पढ़ लेता हूँ। पदार्थों के नामों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। Exactly। यानी उनके नामों में छुपा है, जैसे मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2, कैल्शियम की जगह Ca। तो ये जो चीजें हो ना, ये जो चीजें आप Ca बोल रहे हो, ओ मेरा प्यारा Ca कैल्शियम, तो वो जो है ना बेटा, ये सिंबल्स यूज कर रहे हो, ये सिंबल को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके अधिक सटीक निरूपण, यानी समीकरण का उपयोग करके हम उसे आसान बना देते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको ये बात पहले भी मैंने बता दिया था कि अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना। संकेत के रूप में मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो लाइन मार रहा है, ये नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा H2 प्लस O2, H2 प्लस O2
2H2O। क्लियर हो गया, बात हो गई क्लियर कि H2 + O2 2H2O यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। और ये जो आपस में गुटरगु कर रहे हैं, ये अभिक्रिया कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है, ये अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लाइन मार रहा था तो वाटर बना, इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। अब आता है बेटा कि ये रासायनिक समीकरण दो तरह से होते हैं। पहला का होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी एक तरफ संतुलित है, एक तरफ असंतुलित है। क्या होगा सर? देखो, एक तरफ होता है अभिकारक, अभिकारक का द्रव्यमान। अगर उत्पाद के द्रव्यमान के उत्पाद के द्रव्यमान के यानी जितना मास अभिकारक का होगा उतना ही उत्पाद का भी हो, तो बोलेंगे संतुलित है। संतुलित है, जैसे कि आ जाओ देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2। अब आप अभिकारक में देखो, कौ गो कार्बन? एक गो सर जी। बगल में पड़ोसी के पास जाओ उत्पाद में, कौ गो कार्बन? एक गो सर जी। बात बराबर, बिल्कुल बराबर, संतुलित है। ऑक्सीजन कौ गो सर जी? दो गो। उधर कौ गो सर जी? दो गो। दोनों बराबर है, तो इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी दोनों तरफ बात बराबर है सर जी, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, कि जब असंतुलित हो। असंतुलित मतलब तुम उसको हाय हेलो कैसी हो, खाना खाया बाबू ने, मैसेज कर रहे हो और उसने बोला यस, बस। ठीक है। अब मैं, आप इस इधर से बोले हेलो बेबी ने खाना खाया, उधर उसने बोला हाँ मैंने खाना खाया, आपने खाया। बैलेंसिंग है ना, मजा आ रहा है ना दोनों तरफ से। असंतुलित में क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा। अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान जो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा। अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं असंतुलित। और इसे कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं बेटा। कंकाली आ जाता है पेपर में, रासायनिक समीकरण। अब बात आती है कि सर कंकाली रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण क्लियर हो गया होगा। अब आता है कि सर हमें संतुलित करने की जरूरत क्यों है, काहे करे संतुलित? तो क्यों करोगे बताता हूं। हमारे जो लेवोजियर साहब है ना, लेवोजियर, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लेवोजियर साहब ने दिया। ये हमारे केमिस्ट्री के जाने माने वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया ये सिद्धांत। और कहा कि देखो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है समझ लेना, कि द्रव्यमान की न उत्पत्ति होती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। जब हमने बोला भाई ना उत्पत्ति कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो अभिकारक है उस द्रव्यमान उत्पाद में जाते जाते कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ? अभिकारक का द्रव्यमान जितना था उत्पाद में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? जब तुम बोल रहे हो कि द्रव्यमान कहीं नहीं जाता, द्रव्यमान चीट नहीं कर रहा, द्रव्यमान अच्छा बच्चा है, तो द्रव्यमान जा कहाँ रहा है? तो देखो लोगों ने बोला द्रव्यमान कहीं नहीं जा रहा भाई, द्रव्यमान तो नहीं जा रहा। आप उसे बैलेंस करो, आप संतुलित करो उसे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप पता लगाओ कहाँ गया। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और इसका मतलब ये कि हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः अभिकारक का द्रव्यमान, अतः अभिकारक का द्रव्यमान
उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब जब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, बराबर ही होता है, तो असंतुलित क्यों है? संतुलित कर ले भाई, संतुलित कर ले। दो चीजें समझ में आ गई कि संतुलित में अभिकारक और उत्पाद इक्वल होते हैं, असंतुलित में अभिकारक उत्पाद के इक्वल नहीं होता है। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना, किसने मना किया है? इक्वल कर। अब इक्वल करने के लिए एक नया टॉपिक बनता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें? हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे संतुलित करेंगे? अब हमारा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है? और अगले स्लाइड में क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यानी बात होगी कि कैसे संतुलित करें रासायनिक समीकरण को। तो पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हो। समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। नियम ये कहता है कि दोनों तरफ समान होना चाहिए। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण समझा देता हूं, जैसे कि H2 प्लस O2 बना दिया H2O। अब देखो H2 हाइड्रोजन दो गो है, उधर भी हाइड्रोजन दो है, दो ठो, इधर ऑक्सीजन दो ठो है, उधर एगो कहा गया, भाग गया किसी के साथ। तो बेटा उसको खोज के लाना पड़ेगा ना। तो उसको खोज के लाने के लिए सबसे पहले कि दोनों तरफ, अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दे दिया द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसने दिया? लेवोजियर अंकल ने, लेवोजियर ताऊ ने दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हमारे लेवोजियर अंकल ने दिया है। बोले कि भाई द्रव्यमान की तो बराबर संख्या होनी चाहिए दोनों तरफ, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए दोनों तरफ। कहाँ कहाँ? अभिकारक और उत्पाद में। संतुलन के नियम भी बताए गए। असंतुलित समीकरण को लिखें, सबसे पहले उसे प्यार से ऐसा कुछ लिख देना जो समीकरण असंतुलित हो, और लिखने के बाद दोनों पक्षों पर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या गिने। अब इधरों गिनो कि रिएक्टेंट में कौन है, जैसे ये देखो H2 प्लस O2 H2O लिख दिए पहले, असंतुलित लिख दिए। आप परमाणुओं की संख्या गिनो कि इधर हाइड्रोजन है दो ठो, इसको ऐसे बांट दो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? तो इधर हाइड्रोजन है दो ठो, इधर प्रोडक्ट में है दो ठो, ठीक है? गुणांक से पहले की संख्या को समायोजित करके समीकरण को संतुलित करें। अब दोनों तरफ देखो कि भैया यहाँ हाइड्रोजन दो को है, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया क्या मैंने? एक सेकेंड, नहीं नहीं सही तो लिखा था दोनों तरफ, ठीक है? ये जीरो लिख दिया मैंने ऑक्सीजन का। देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन दो है और प्रोडक्ट में भी दो है, इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन। हाँ एक सेकेंड बेटा, क्या टेबल बना रहे हो सर, क्या बना रहे हो सर? ले भाई देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में दो गो, प्रोडक्ट में दो गो। ऑक्सीजन की चेक कर लो, ऑक्सीजन है दो ठो, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में है एक ठो। तो आप इसको आप क्या करोगे? इंटू टू करोगे कि भाई दोनों तरफ इक्वल हो जाए, ठीक है? दोनों इसको इंटू टू करोगे, इसको इंटू टू करोगे तो यहाँ टू लगाओगे, यहाँ टू लगाओगे तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। अब इधर हाइड्रोजन हो जाएगा चार गो, तो इधर आपको टू लगाना पड़ेगा। समझ लो मेरी बात को? फिर से एक बार प्यार से समझ लो बेटा, कि जब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन नाराज होगा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम ऑक्सीजन पे ध्यान दे रहे हो, तो फिर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। सुनिश्चित करे कि सुनिश्चित करे कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों पर समान है। और जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो जाए, तब तक आप उसे समान करते रहो। इसके लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा, सीधा सा ABCD रूल, और इसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से चीजें बैलेंस हो जाए और बाद में चेप देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? जल्दी बताओ, ABCD रूल से करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को बैलेंस करें। सबसे पहले समझ में आ गया कि असंतुलित समीकरण को लिख देना, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या गिन लेना कि बैलेंस है, कहीं पता चले बैलेंस ही दिया हो और आप उसे बर्बाद करने पे तुले हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहले गिन लेना और गिनने के बाद आप उसे फिर बैलेंस करना, दोनों तरफ कुछ चीजें मल्टीप्लाई कुछ प्लस करके। कैसे करेंगे मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है?
तो अब देखेंगे कि कैसे करते हैं इन केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित। तो आपको ये बोर्ड पे कुछ रासायनिक समीकरण दिख रहे हैं। अब है अभी हमें इनको संतुलित करना है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे HNO3 क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या है CaNO3 का होल ट्वाइस, और ये क्या है H2O। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, मैंने कौन सा रूल बताया था याद रखना है इसको सॉल्व करने के लिए, ABCD रूल। इस रूल से जो होगा संतुलन बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत आसानी से बड़े समीकरण को हम ABCD रूल से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्या कहता है ये रूल बेटा, क्या कहता है कि सबसे पहले इसके पहले A लगा देना, इसके पहले B लगा देना, इसके पहले C लगा देना, इसके पहले D लगा देना। यानी हर एक समीकरण के, जैसे इस HNO3 के पहले A, CaOH के होल ट्वाइस के पहले B, CaNO3 के होल ट्वाइस के पहले C, H2O के पहले D। इतना काम कर लिए। अब क्या करना है, इनको अलग अलग करना। जैसे सबसे पहले आप देखो कि हाइड्रोजन है, आपको करना क्या है बच्चा कि अभिकारक यानी यहां से लेके यहां तक अभिकारक है, अभिकारक, और यहां से लेके यहां तक C से लेके D तक आपको मिलेंगे उत्पाद। इन दोनों को बराबर करना है, यही करना है ना, अभिकारक और उत्पाद को इक्वल करना है। तो आप क्या करो, इधर काउंट करो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, तो 1 को A से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1A। 1 इंटू ए केवल A लिख सकता हूं मैं इसको केवल A लिख देता हूं, 1 इंटू ए केवल A लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 हाइड्रोजन है, होल्ट वाइज है। एक चीज समझो पहले, अगर कहीं OH का होल्ट वाइज है तो ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, और अगर कहीं 3O2 मिले ऐसे, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 तो है ही और 3 भी है, तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो ये बेसिक चीजें ना ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो। ठीक है बेटा। अब देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू बी कर दो, तो क्या आ जाएगा A+2B। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब चेक करो, अब चेक करो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, 2 को किससे करोगे D से, तो 2D। एरो के बाद अगर हम लिखेंगे तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एरो से पहले लिखेंगे तो प्लस में चलेगा, सारी चीजें क्लियर। चलो हाइड्रोजन की तो बात हो गई। अब हाइड्रोजन के बाद कौन है हमारा, कैल्शियम। छोटे छोटे एलिमेंट्स को उठाओ, कैल्शियम। अब कैल्शियम चेक करो, कैल्शियम 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 नहीं है, यहाँ है कैल्शियम, कितना है सर, एक है, दिख रहा है एक है, तो 1 इंटू बी, यहाँ कैल्शियम कैल्शियम नहीं है, ये रहा 1, एक कैल्शियम यहाँ भी है देखो, Ca। ये जो 2 है बेटा वो केवल NO3 का है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो NO3 का होल ट्वाइस, तो Ca तो एक ही है, तो 1 इंटू C, यानी बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, C के। अब आप क्या करना कि जब दो टर्म मिले तो किसी एक को 1 मान लो, लिट C इज इक्वल टू 1, मान लिया हमने C को 1, तो मेरा B तो ऑटोमेटिक 1 आ गया। और जब मेरे को B और C मिल गया तो मुझे निकालना है A और D की वैल्यू है, डेट्स इट। अब मुझे B और C मिल गया, लेकिन अब इस B और C की मदद से मैं ये तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो मुझे एक टर्म पे और निर्भर रहना पड़ेगा। मैं चला जाता हूँ नाइट्रोजन के पास, किसके पास चला जाऊं, नाइट्रोजन के पास। करना क्या है, अभिकारक और उत्पाद को इक्वल, सिंपल, अभिकारक और उत्पाद को इक्वल। सर आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया, आप कुछ भी ले सकते हो बेटा, कुछ भी ले सकते हो, बस आप ABCD की वैल्यू निकालो, डेट्स इट। देखो अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, एक है, तो 1 इंटू ए आपका आ जाएगा A, फिर नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। अब आपको अभी कारक में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, एक नाइट्रोजन बस ये आपको मिल गया, बस। अभी ये नाइट्रोजन आपको यहाँ मिलेगा 2, तो 2 गुने C करोगे तो ये आ जाएगा 2C। अब आप देख रहे हो बेटा कि C की वैल्यू तो 1 आई थी, तो A की वैल्यू यहां से निकल गई, 2 इंटू 1 2। वीडियोस को थोड़ा पीछे कर करके एक दो बार देख लो, समझ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू 2 आ गई, अब ए की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू तो निकाला था 1, 2D, 2 और 2 4 इज इक्वल टू 2D, तो काटने के बाद डी की वैल्यू आ गई 2, हो गया भाई बैलेंस। अब इसी समीकरण को फिर से लिख दो, HNO3
प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो देके CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O लिख दिया। अब जहां जहां ABCD था वहां वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह क्या पुट करोगे? 2, तो इसके पहले आ जाएगा आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसके पहले आ जाएगा 2। बी की जगह क्या पुट करोगे? 1, तो 1 कौन पुट करता है भाई? 1 कौन करता है? 1 छोड़ दो। सी की वैल्यू क्या? 1 छोड़ दो। डी की वैल्यू 2, तो यहाँ भी आ जाएगा 2। ये हो गया समीकरण संतुलित। अब आप चेक करो तो दोनों तरफ जितने हाइड्रोजन उतने ही ऑक्सीजन उतने ही नाइट्रोजन। चेक करके बताता हूँ। देखो हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2, 4 हो गए। अब इधर आराम से आ जाओ, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यहाँ देखो 2 2 4 इक्वल आ गया। आप कुछ भी चेक कर लो, आप ऑक्सीजन चेक करवा देता हूँ, आ जाओ। 3 2 6 और 2 देख बेटा, देख ले, यहाँ 3 है लेकिन आगे 2 है तो मल्टीप्लाई होगा ना, 3 2 6 और यहाँ 2 8। इधर चेक कर, 3 2 6 और 2 8 है, मतलब सब बैलेंस हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। ABCD रूल इज द बेस्ट रूल है आपका, सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन को बैलेंस करने का। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से देखो बी वाले पार्ट में पहले ए लिख लो, फिर बी लिख दो, फिर सी लिख दो, फिर डी लिख दो। लिख के तैयार। अब आ जाओ एनए के पास, एनए के पास आ जाओ। अब देख बेटा, एनए कितना है अभी कारक में? एनए तो सर एक ही है ना, एनए तो एक ही है, चक्कर एनए एक ही है, तो 1 गुने ए, एनए 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 ये रहा, 2 इंटू सी, 2C, एनए कहीं। अब जब ए बराबर 2C मिल गया तो हम किसी एक को 1 मान सकते हैं, किसी एक को, एक को मत मानना। बोलो कि भैया एक को अगर 1 मान ले तो गलत हो जाएगा। गलत कुछ भी नहीं होता बेटा, गलत कुछ भी नहीं होता। भैया ने बोल दिया किसी एक को 1 मान ले तो मान ले, मान ले जिसको 1 करना है बेटा, मान ले 1। लेकिन सेम मानने में क्या चुल है, क्या चुल है भाई? इजी हो रहा है, आसान हो रहा है, सी को 1 मानते ही। लेट सी बराबर 1, ए की वैल्यू तुरंत निकल आया, 2 इंटू 1 2। अब ए और सी दो वैल्यू तो यहीं से निकल गया, अब हमें बीडी चाहिए। बीडी मतलब ये नहीं कि जाके लाके बीडी और मार रहे हो, भैया ने बोला है बीडी चाहिए हमें, वो बीडी नहीं, बी और डी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगा? तो बी की वैल्यू हमें निकलेगा सल्फर से, निकालते हैं, चलो आ जाओ। सल्फर भैया हमें कैसे पता चलेगा एस और ओ कहीं एक हुए? बच्चों, किसी भी एलिमेंट का पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल हो जाता है, और यहाँ एस और ओ दोनों कैपिटल है, इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग है। सल्फर एक, 1 इंटू बी बराबर सल्फर 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 1 इंटू सी, यानी बी की वैल्यू सी के बराबर होगी। C 1 है तो मेरा बी भी कितना आ जाएगा? 1। चल भाई, A B C मिल गया, डी को चलते हैं। डी कौन देगा मुझे? डी 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 हाइड्रोजन से मांग लेता हूँ। हाइड्रोजन चेक करो कितना है, 1 इंटू ए, हाइड्रोजन 2 इंटू बी, 2B, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लास्ट में आपको मिलेगा 2D। अब ए की वैल्यू चेक करो कितना बेटा, 2 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू चेक करो कितना, 1 2D, 2 और 2 4, 4 इज इक्वल टू 2D। डी की वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन को बड़ी इज्जत से लिख दो, NaOH प्लस H2SO4 एरो देने के बाद Na2SO4 प्लस H2O लिख दिया। अब ABCD की वैल्यू पुट कर दो बस। ए की वैल्यू कितना था भाई? 2 था तो 2 लगा दो, बी की वैल्यू 1 था तो छोड़ दो, सी की वैल्यू बेटा 1 था तो छोड़ दो, डी की वैल्यू 2 था तो 2 लगा दो, पूरा बैलेंस। चेक करो। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए रूल याद रखना, ABCD। आपको केवल एग्जामिनर बैलेंसिंग देखेगा, आप किस रूल से कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। जल्दी से उड़ाओ, जल्दी से उड़ाओ इसे। अब आप इसके सी और डी पार्ट खुद से ट्राई करो, सी पार्ट और डी पार्ट खुद से होमवर्क में करोगे, और होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को ड्रॉप कर दो। और अगर अभी भी केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में दिक्कत है तो मैं केमिकल इक्वेशन के लिए एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, जिसमें 30-35 समीकरण लगातार बैलेंस कराता जाऊंगा पागलों की तरह, जब तक आपके अंदर न आ जाए यस आई कैन डू इट, तब तक कराता रहूंगा। ठीक है, अभी क्या करो, इसको होमवर्क में करके रखो। चलो जी, अब आता है अभिक्रिया के प्रकार। ये जो अभिक्रिया हो रहे थे ना रासायनिक अभिक्रिया,
अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे थे। अब इस अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है संयोजन। संयोजन मतलब मिलना। अब मिलता कौन है, कौन मिलेगा? अभिकारक। कौन मिलेगा भाई? अभिकारक मिलेंगे। और अभिकारक मिलके क्या बनाएंगे सर? वही अपना उत्पाद बनाते हैं ये लोग। तो उत्पाद बनाएंगे, बिल्कुल उत्पाद बनाएंगे भाई। ये दिख रहा है आपको कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, ये बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। यानी होता क्या है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एक दो अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद बनाएंगे, अकेला। जैसे यहां देखो, ये दो अभिकारक हैं और मिलकर सिंगल हो गए, सिंगल मिंगल हो गए, सिंगल मिंगल हो गए, तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि 2H2 प्लस O2 2H2O। क्लियर हो गया? अभी बैलेंसिंग कर लिया आपने, संतुलित समीकरण करना सीख लिया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन बैलेंस है, संतुलित है। अपघटन को वियोजन भी बोलते हैं, इसे वियोजन लिख लेना। वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एकल अभिकारक टूट जाता है। इसमें अभिकारक टूट कर किसमें बदलता है? उत्पाद में। ये दो भी बना सकता है, दो से ज्यादा भी उत्पाद बना सकता है। एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा बेटा, कि जब दो अभिकारक मिलेंगे तो संयोजन, अकेला अभिकारक टूट जाएगा तो वियोजन, जब दो अभिकारक मिलेंगे तो संयोजन, टूट जाएंगे तो वियोजन। ये देखो, जिंक कार्बोनेट, ये दोनों, ये देख रहा है, जिंक कार्बोनेट हीट किया, गर्म कर दिया, इसे कुछ गर्म किया, अब जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, दो उत्पाद बन गए। उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो, Al2O3, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में बदल गया। तो इसमें एक अभिकारक टूट के दो या दो से बहुत ज्यादा उत्पाद बना देता है। और संयोजन मतलब मिलना, कौन मिल रहा है, कौन मिलेगा चुप चुप के? विकारक मिलेंगे और क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला अपघटन अभिक्रिया के प्रकार इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। देख बेटा, वियोजन मतलब टूटना। बेटा कोई कब टूटता है? अब मान लो कि आप कहीं हो और आपका फ्रेंड का कॉल आया, हेलो हेलो, तो आपने बोला हाँ भाई बोल, तो तेरी वाली किसी और के साथ पिज्जा खा रही है, और आपने उस बात को सुनते ही आपके दिल में, ओ मेरी वाली किसी और के साथ पिज्जा खा रही है, मेरे को नहीं पूछा, तो वो बेटा क्या होता है, आप टूट जाओगे। आप उसकी बात सुनोगे तो टूट जाओगे, नहीं टूटोगे? सुनो ही मत, वियोजन होगा ही नहीं। यानी टूटने के लिए चीजों को ऑब्जॉर्व करना जरूरी होता है। यानी कोई टेम्परेचर कर रहा है, आपको टेम्पर कर रहा है, टेम्पर कर रहा है कि भाई तेरी वाली तो किसी और के साथ घूम रही है, तेरी वाली किसी और के साथ पिज्जा खा रही है, मोमोज खा रही है, चटनी शेयर कर रही है। तो वो बात जब आ जाएगी तो बेटा एलिमेंट्स टूट जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहला होता है तापीय अपघटन अभिक्रिया। यानी अभिकारक गर्म करने पर उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। अगर अभिकारक को आपने गर्म किया, हीट किया, कुछ 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 गैस पे गर्म कर दिया, टेम्परेचर दे दिया, फायर दे दिया, और वो टूट गया, जैसे FeSO4 आयरन सल्फेट, Fe2O2 आयरन ऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, CaCO3। आपने इसको क्या किया, गर्म किया, हीट दिया, टेम्परेचर, और ये बदल गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है,
और ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि निम्नलिखित का एक एक उदाहरण दे। तापीय अपघटन अपक्रिया, विद्युतीय अपघटन अपक्रिया, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। अब देख बेटा, अब मेरी बात को समझना। अगर तापीय अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ना है, क्या दोगे? क्या दोगे सर? तो सर हम गर्मी देंगे उसको, गर्मी लाइक टेम्परेचर, हीट देंगे, हीट। और विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, इसमें अभिकारक बेटा उत्पाद के रूप में बदलते तो हैं। अभिकारक से विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत प्रवाहित करने पर वो उत्पाद में बदल जाते हैं। यानी अभिकारक से तुमने इलेक्ट्रिक पास किया और वो इलेक्ट्रिक पास करते ही प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। अभिकारक से विद्युत प्रवाहित करने पर वो टूट कर उत्पाद में बदल जाते हैं। टूट कर लिख लो, टूट कर बहुत अच्छा फील होगा, टूट कर। अब यहाँ पे इनको तोड़ने में कौन कारण है? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब विद्युत धारा देने से टूटेंगे तो विद्युतीय वियोजन, और जब गर्मी देने पर यानी हीट देने पर टूटेंगे तो तापीय वियोजन। और दोनों के एग्जाम्पल आपको लिख रहा है, एग्जाम्पल यही है, याद करना इंपॉर्टेंट यही है कि H2O, H2O बेटा, H2O को जब मतलब वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और तीसरा आता है प्रकाशीय विद्युतीय वियोजन। प्रकाशीय विद्युतीय नहीं, प्रकाशीय वियोजन बस। यानी जब हम इसे अभिकारक, अभिकारक सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाद में बदल जाता, यानी अभिकारक को सनलाइट दे दिया, जैसे सिल्वर क्लोराइड, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रखा Ag+Cl2 बदल बन गया, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गए, पहले सिल्वर क्लोराइड साथ साथ थे, तो इसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाशीय वियोजन। एक एग्जांपल और ले लो, 2Ag, बियर पीजिएगा, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, बियर नहीं पिलाना, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बनेगा भाई? 2Ag+Br2। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देख भाई, तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है? यानी कि अभिकारक को हीट दो, हीट दो, बदल गया उत्पाद, तापीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन क्या है? अभिकारक को करंट पास कर दो करके, अब वो उत्पाद में बदल गया, तो विद्युतीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है? उसको ले जाके सनलाइट में रख दो, सूर्य के प्रकाश में, और वो अलग हो गए, तो प्रकाशीय वियोजन। और इसी का इस्तेमाल बेटा किया जाता है किसमें? इसी का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी कैसी फोटोग्राफी? ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि किसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यही रिएक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट किया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया आता है इसके बाद। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व, यानी ज्यादा पैसा वाला अपने से कम वाले को बोलता है यू आर नॉट केयरिंग, तुम मेरे बाबू का ध्यान नहीं रख सकते, मेरा बाबू तुम्हारे साथ खुश नहीं है, और वो अपने साथ बाबू को लेके चला जाता है। तो वही बेटा, अधिक क्रियाशील धातु एक यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी अधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व अपने से कम वाले को हटा देता है और खुद अपने आयंस को लेकर चला जाता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक अधिक क्रियाशील तत्व एक यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को भगा देता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे A+BC,
अब देखो ये बी बेचारा चला गया अकेले, और सी अपने ए के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, एसी बना दिया। जैसे जिंक प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस सी। अच्छा क्या कारण था, क्या कारण था कि SO4 ने Cu का साथ छोड़ा, साथ छोड़ा, क्या कारण था, क्यों छोड़ा SO4 ने Cu का साथ? तो देखो Cu है हमारे कॉपर, ये है, ये ज्यादा अमीर से कम अमीर वाले हैं, यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व से ये अधिक सक्रिय तत्व से कम सक्रिय तत्व की श्रेणी है। यानी सबसे अमीर का जो है, सब सब पैसा वाला जो ऊपर है, गरीब वाला एकदम नीचे, वो कॉपर हमारा ये रहा, और हमारे जिंक यहाँ पे हैं, इनके पास है फॉर्चूनर। अब बेचारा हमारा SO4 ने कॉपर का साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि SO4 को कॉपर ले जाएगा साइकिल पे, साइकिल पे ले जाके बोलेगा कि चलो बाबू पिज्जा खा लो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारा जिंक बोलेगा अपनी गाड़ी लाके, अपनी थार लेकर आएगा, बोलेगा SO4 चलो पिज्जा खाते हैं थार में बैठ के। अब सब SO4 को पता है कि यार ज्यादा कुछ मेरे को जिंक रखेगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। SO4 ने कॉपर का साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि SO4 को कोई और मिल गया, SO4 को Zn मिला। कौन मिला? Zn मिला। इसीलिए ये क्या है, अमीर है भाई। अमीर बोले तो, अमीर बोले तो अधिक अभिक्रियाशील है भाई। अमीर बोले तो अधिक अभिक्रियाशील है। किससे अभिक्रियाशील है? कॉपर से। यही कारण है जिंक के साथ SO4 चला गया, कॉपर अकेला रह गया। जब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम वाले को मार के झाव पर भाग यहां से और हटा देता है, और किसी और के साथ अपना सिस्टम बैठा लेता है। अब बेटा एक एग्जांपल और दे दूं आपको, एक एग्जांपल और दे दूं। जैसे कि CuSO4 के पास, CuSO4 में आयरन की जब ब्लेड डालते थे, याद है आपको? याद है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन का कील डालते थे, याद नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं जरा, तो कितना गंदा गाया ना मैंने। चलो, कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, लेकिन उसे पीला होना है, मतलब पीला नहीं, उसे हरा होना है। उसकी हाथों में किसी और की मेहंदी लगनी है, भाई किसी और की मेहंदी लगी है, तो आयरन आया, और आयरन ने इसके हाथ को नीले से हरा कर दिया, और बनाया आयरन सल्फेट, कॉपर बेचारा अकेला। आप देखो, देखो ये फिर चीजें मिली आपको, ये आपको फिर चीजें मिल गई बेटा। बिकॉज कॉपर देखो ये रहा, आयरन बेटा देख कहाँ पे, आयरन देख कहाँ पे, मैं दिखाता हूँ तेरे को। जिंक के ऊपर है, नीचे है। जिंक से तो कम गरीब है थोड़ा, लेकिन कॉपर से तो अमीर ही है, तो ये बनाएगा FeSO, और इसे हरा हरा कर देगा, और कॉपर बेचारा अकेला सिंगल रह जाएगा। तो क्या होता है बेटा विस्थापन अभिक्रिया में, ज्यादा अभिक्रियाशील वाले कम वाले को हटा देते, सिंपल। अब आता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि विस्थापन तो होता है, लेकिन दोनों तरफ, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है, आग दोनों तरफ बराबर है। दिल जले हैं, जल जाएंगे प्यार में, दिल जले हैं ये, बेटा ये दिल जले हैं जल जाएंगे प्यार में। दोनों तरफ आग बराबर है, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस। अभी ये NaNO3 के साथ जाएगा, AgCl के साथ जाएगा, दोनों तरफ आपस में ऐसे एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस को, ऐसे एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस। Na के साथ NO3, Cl के साथ AgCl, सिल्वर क्लोराइड, दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं, इसमें दो यौगिक अभिक्रिया करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयंस उसे देते हैं, उसके आयंस को अपने साथ लेकर आते हैं,
और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, सॉरी द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या हो रहा था, अधिक मजबूत वाले को झापड़ मार के हटा रहा था। तो विस्थापन में दोनों ठीक ठाक है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक बनते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये आपको दिख रहा है। अब ये एग्जांपल आपको मैंने दिखाया था, दो महत्वपूर्ण द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देख, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर आयनों के आदान प्रदान के बाद, आयनों के आदान प्रदान के बाद, ठीक है, के बाद ठोस अवक्षेप बन जाए तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर आयनों के आदान और प्रदान के बाद, ये बाद है बेटा, ये बाद ठोस अवक्षेप बन जाए तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया में अगर येलो पर्सिपिटेट है, PbI2, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बेरियम सल्फेट, ये है बेरियम सल्फेट, जो कि बनाता है सफेद अवक्षेप। सफेद अवक्षेप। अगर PbI2 है तो पीला अवक्षेप, और BSO4 है तो सफेद अवक्षेप। द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। लेकिन द्विविस्थापन में भी आयनों का आदान प्रदान होता है और अवक्षेपण में भी आयनों का आदान प्रदान होता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या नहीं बन पाता, ठोस अवक्षेप नहीं बनता सर। अगर ठोस अवक्षेप बन गया, पीला बन जाए, सफेद बन जाए, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, देख बेटा, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है इसमें, यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है इसमें, यानी हाइड्रोजन की हानि होती है इसमें। ऑक्सीकरण एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन कम और हाइड्रोजन गो, ये ध्यान रखना बच्चा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन आएगी, कम एयर, हाइड्रोजन जाएगी, गो देयर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे उदाहरण में ये आयरन अकेला, लोहा किस दिन के बाद बेचारा चमक रहा है, चमक चमक सा चमकू मैं, चमक चमक से चमकू मैं। तो आयरन के बेचारा मुलाकात होती है ऑक्सीजन के साथ। भाई ऑक्सीजन कुछ दिन बाद बोलता है ओ माय बेबी, और आयरन को खूब बेटा प्यार करेगा। और उसके बाद आयरन में धीरे 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 जंग लग जाता है, आयरन ऑक्साइड, FeO, आयरन ऑक्साइड हो जाता है। अब यहाँ आयरन अकेला था, कोई था उसके जिंदगी में, आयरन की जिंदगी में कोई था। अब ऑक्सीजन आया, अब आयरन की जिंदगी में ऑक्सीजन की एंट्री हुई, यानी आयरन ने ऑक्सीजन की क्या की, प्राप्ति की। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब तुम्हारे नाम के साथ उसका नाम जुड़ जाए बेटा, उसी तरह एलिमेंट्स के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या तो हाइड्रोजन चली जाए, ठीक है, जैसे कॉपर यहाँ अकेला था और इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन आ गया तो ये बनाया कॉपर ऑक्साइड। और जिसकी जिंदगी में ऑक्सीजन आ जाता है ना बेटा, उसे, जैसे कॉपर की जिंदगी में ऑक्सीजन आ गया, कॉपर की जिंदगी में ऑक्सीजन आ गया तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब सर यहाँ पे ऑक्सीकरण एजेंट क्या है ये समझा दो। देख, वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कराता है, जो तुमसे, मेन बात है, मान लो कि तुम किसी को लाइक कर रहे हो और तुम उसके मुंह पे जाके नहीं बोल सकते हो कि आई लाइक यू सो मच। तुमने किसी लड़की को पकड़ा, बोला कि तू मेरे मैसेज ना उसको बोल कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। अब वो लड़की जाके उस लड़की को बोलती है कि ये जो लड़का जो है ना, ये भटूरे जैसी शक्ल वाला ये जो लड़का है, वो तेरे को लाइक करता है।
तो वो लड़की ने उस लड़के को और इस लड़की को मिलाने की प्रयास की। यानी एक जो लड़की है वो तुम्हारे छोले कुलचे जैसी शक्ल को उस लड़की से मिलवा रही है ना। तो तुम उससे मिल रहे हो, तुमसे उसकी मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात कौन करवा रहा है? मुलाकात कौन करवा रहा है? तुम्हारी दोस्त, जो तुम्हारी फ्रेंड है वो करवा रही है किसी और लड़की से तुम्हारी बात। तो वो कहलाएगी ऑक्सीकरण एजेंट। उसको क्या मिल रहा है? उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। वो तो एक एजेंट है जो दो जोड़ों को मिलाने का काम कर रहा है। जैसे हमारे पंडित जी लोग करते हैं, दो जोड़ों को आपस में शादी करवाने का काम करते हैं, वही है ऑक्सीकरण एजेंट। वो पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करता है, तो स्वयं अपचयित हो जाता है। स्वयं बेचारा, स्वयं वो नहीं बोल पा रहा है तुमसे कुछ, स्वयं को छोड़कर तुमको ऑक्सीकरण दिला रहा है, यानी तुमको ऑक्सीजन दिलवा रहा है। उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण कारक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहता है? जो दूसरों को ऑक्सीजन दिलाए। तुझे ऑक्सीजन चाहिए, ले ले, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन जाता है। देख बेटा, तांबे की पाउडर को चीनी मिट्टी के बर्तन में गर्म किया गया। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद का रंग बताइए। तांबे के पाउडर यानी कॉपर के पाउडर को गर्म किया ऑक्सीजन के साथ, यानी संपर्क हुआ, और ये बनाया कॉपर ऑक्साइड। बोल रहा है प्रक्रिया के लिए समीकरण लिख दिया। बैलेंस करना है, ले भाई बैलेंस कर दिया। बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का रंग। तो कॉपर का रंग कैसा होगा भाई? रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरा। याद रखना बेटा, कॉपर का कलर होगा लाल रंग का, भूरा मतलब हल्का लाल और भूरा होगा। और कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? काला, ब्लैक कलर हो जाता है। द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। ऑक्सीकरण अगर आप पूछे तो क्या कहोगे? ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण एजेंट किसे कहते हैं? जो किसी और को ऑक्सीजन दिलाने में मदद करते हैं, किसी और को दिलवा देंगे, जिनकी वजह से तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही हो। समझ गए? क्लियर? अब देखो भाई, अब आता है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, इसे अवकरण भी बोलते हैं। अवकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं भाई? अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया क्या है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ, यानी ऑक्सीजन गो, हाइड्रोजन कम, यानी ऑक्सीजन गो हो जाता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है। उसे हम बोलते हैं, या तो ऑक्सीजन गो हो जाएगा, या तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो हाइड्रोजन आएगी। उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर की जिंदगी में कौन था? ऑक्सीजन। अब कॉपर की जिंदगी से ऑक्सीजन चली गई, यानी यहां हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की जिंदगी में ये आ गई। तो जब ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। बोलो कि हाइड्रोजन की जिंदगी में ऑक्सीजन भी तो आ रही है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन भी तो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। अब यहाँ पे बेटा आता है अपचायक एजेंट। ये वो एजेंट होते हैं जो अन्य पदार्थों को अपचयित कर सकता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, इसे अपचायक कहलाते हैं, यानी इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीकृत हो जाए, जिनको ऑक्सीजन मिल जाए। जैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कॉपर। कॉपर अकेला था, कॉपर की जिंदगी में अब ऑक्सीजन है, अब कॉपर ने अपने आप को ऑक्सीकृत किया, तुम्हें लग रहा है ऑक्सीकृत कोई और किया, ये रिड्यूस कर लिया अपने आप को, कॉपर खुद को ऑक्सीजन में बदल दिया। यानी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल बात है। ऑक्सीकारक एजेंट किसे कहते हैं? जिसके आने के कारण किसी और को ऑक्सीजन मिल जाए। समझ लो, जिसके आने से किसी और को ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीकरण एजेंट कहलाता है। और जिसको ऑक्सीजन मिले उसे अपचायक एजेंट। कौन सा एजेंट बोलते हैं? जिसको ऑक्सीजन मिल जाए, जिसको ऑक्सीजन मिले। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कॉपर को मिला ना ऑक्सीजन, कॉपर को ही तो मिला ऑक्सीजन, तो इसे बोलेंगे उपचायक एजेंट। कॉपर को क्या बोलेंगे? अपचायक एजेंट। क्लियर? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अपचायक में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है, हाइड्रोजन आता है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन जाता है। ये ध्यान रखना बेटा। अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। कभी कभी दोनों क्रिया साथ साथ होती है। जैसे ये देखो, जिंक ऑक्साइड,
तो ये जिंक ऑक्साइड की जिंदगी में जिंक था, लेकिन अब ये केवल क्या हो गया बेटा, जिंक में बदल गया। जिंक ऑक्साइड केवल जिंक में बदल गया। यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। और यहाँ कार्बन अकेला था, ये देखो सीओ बदल गया। यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन का लाभ, ऑक्सीजन का लाभ, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो देख बेटा, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन बोले तो अवकरण, अवकरण। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवकरण ऑक्सीकरण, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन बोले तो अवकरण एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन में केवल ऑक्सीजन आता है, चेन में ऑक्सीजन जाता है, जिसमें दोनों आए जाए, आए जाए। इसकी जिंदगी में ऑक्सीजन चली गई और इसकी जिंदगी में आ गई, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ एग्जांपल देखो, कॉपर की जिंदगी से लॉस हो गई, कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन की जिंदगी में इन हो गया। तो दोनों क्रिया जब साथ साथ हो बेटा, तो उसे बोलते हैं अपचयन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अगला हमारा टॉपिक आता है संक्षारण, जिसका उतना ज्यादा वेटेज तो नहीं है, बट हम आपको बता के चलते हैं। संक्षारण। देख विद्यार्थी, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है कि पर्यावरण के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, यानी कोई भी मेटल, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा तो सबसे इंपॉर्टेंट, उसको तो स्पेशल रस्टिंग ही कहा जाता है। तो पर्यावरण के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण पदार्थों का धीमा और क्रमिक विनाश, मतलब धीरे धीरे खत्म होता है। जहाज देख रहे हो, ये जहाज जब होगा तो एकदम मस्त टकाटक होगा। आज देखो इसके रंग में, देखो कैसे 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 कलर हो रहा है, कैसे ये धीरे धीरे इसका विनाश ही तो हो रहा है। तो देख बेटा, पर्यावरण के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, यानी पर्यावरण के साथ वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, कुछ तत्व है ना, तो पर्यावरण से मिल रहा है, धीरे धीरे उसका विनाश हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, पानी और ऑक्सीजन लोहे के संक्षारण में योगदान देते हैं, लोहे को खराब करने में, बर्बाद करने में। जैसे आपको बर्बाद करने में कुछ लोगों का हाथ होगा, होगा ना, उसी तरह लोहे को बर्बाद करने में पानी और ऑक्सीजन का योगदान होगा। ठीक है, कैसे रोकथाम करेंगे? तो बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया। तब मुझे पता है ऑक्सीजन जो है वो आयरन को लाइक करता है, हमें पता है। हमने आयरन के ऊपर न कुछ करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया, यानी कुछ और धातु का परत चढ़ा दिया। अब ऑक्सीजन आया तो लोहे से इलू इलू करने, लेकिन उसको ऑक्सीजन लोहा दिख ही नहीं रहा। ये क्या, ये तो इसके ऊपर तो कुछ और परत दिख रहा है, कॉपर है, जिंक है, तो वो उसके साथ नहीं खेलेगा, 2020 नहीं करेगा। बिजली से धातु की बचाने की प्रक्रिया, यानी जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दो। अब ऑक्सीजन में आएगा ना जब लाइन मारने इस पे, तो उसको लोहा मिलेगा ही नहीं, उसको तो मिलेगा जिंक, और जिंक को प्यार करता नहीं है, तो यही कारण लोहा हमारा बच जाएगा। दूसरा आता है चित्रकारी। चित्रकारी मतलब पानी और हवा के संपर्क को रोकने के लिए सुरक्षात्मक पर। ये चित्रकारी नहीं होगा बेटा, इसके ऊपर वही होता है कि परत चढ़ा दो, अन्य धातु की परत, यानी जिंक की परत चढ़ा दो, अन्य धातु का परत। तो दूसरा होता है तेल का लेप, यानी कि पेंट कर दो। औजारों और मशीनरी के लिए उपयोग किया जाता है बेटा, क्या कर सकते हैं हम? पेंट कर सकते हैं, पेंट। ठीक है, तो संक्षारण क्या हो गया, क्लियर है आप सभी को? चलो इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? जैसे वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के कारण भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होता है। कभी कभी आप ट्रेन में जाते होंगे भुजिया लेकर और पूरी लेकर, और रात को तो चाप देते हो 4 गो पूरी, जब सुबह होता है तो उसमें भुजिया में से स्मेल आने लग जाता है। उसके बाद भी आपकी मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा है, ये तो एकदम नहीं आ रहा, मैं इसको तो बिल्कुल नहीं आ रहा। आपके घर में ऐसा होता है कि अभी गर्मी के दिनों में सब्जी खराब हो जाता होगा, और शाम को थोड़ा स्मेल आने लग जाता होगा, मम्मी 2 चम्मच खा के बोलती है, अरे यार ये तो बिल्कुल बढ़िया है, कैसे बोल दिए कि खराब है, मेरे को तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली बेटा उसका अप्रिय गंध हो जाता है, थोड़ा उसके स्वाद में चेंज आ जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं विकृत गंधिता। कारण क्या है? हवा, नमी, प्रकाश के संपर्क में आने से तेलों का ऑक्सीकरण हो जाता है। जो ऑयली फूड होते हैं ना, वो थोड़े ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, उसमें गंध आने लग जाती है। रोकथाम कैसे करेंगे? यौगिक जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, बीएचए, बीएसटी,
यानी ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीकरण होने से रोकेंगे। यानी मेन भोजन का इसके साथ चक्कर चल जाता है ऑक्सीजन के साथ, अभी ऑक्सीजन से मिलने से रोकेंगे, इसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है, वो पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन से मिलने से रोकते हैं। दूसरा आता है परसीतन, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अब ये जो ऑक्सीकरण होता है उसको स्लो कर देता है। और तीसरा आता है वैक्यूम पैकिंग, यानी ऐसी पैकिंग करो कि हवा का संपर्क ही ना हो, तो भोजन बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्रक्रिया है विकृत गंधिता की, यानी अब ये क्वेश्चन आता है कि जब हम भोजन या तेल वाले चीजों को लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका चक्कर हवा, नमी और प्रकाश में आने से सबके साथ चक्कर चलता है और उसके स्वाद में कमी आ जाती है। रोकथाम कैसे करोगे? तो ये चीजें यूज करो। तो इसी के साथ बेटा मुझे लग रहा है चैप्टर हो गया खत्म, और हमने फाइनली हिंदी मीडियम में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को कर लिया है खत्म। तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो बेटा ये तो बिल्कुल गलत बात है। कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे हिंदी मीडियम दोस्तों के बीच में शेयर। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, बाय बाय।